प्रैक्टिस पेपर। पिछली बार प्रैक्टिस पेपर में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 से लेकर 18 क्वेश्चंस का डिस्कशन करा था। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगले 18 क्वेश्चन 18 टू 34 डिस्कस करेंगे। एग्जाम का पैटर्न बता चुका हूं। टोटल 17 क्वेश्चन फ्रॉम द ईच बुक, 40 मार्क्स। पहले 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन एमसीक्यू, अगले 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 टू 4 मार्क्स और आखिरी 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन 6 मार्क्स। 6 मार्कर के लिए आपको 1 पेज से 2 पेज तक जाना है। 3 मार्कर 4 मार्कर के लिए हाफ पेज से 1 पेज तक जा सकते हैं। 1 मार्कर नॉर्मली असर्शन, रीजन, एमसीक्यू, जस्ट ऑप्शन टिक करनी होती है आपको। ज्यादा कंसेप्चुअल होते हैं पहले 10 क्वेश्चन। तो टॉपिक चलाते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चैप्टर 1 ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से आ रहा है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हो। चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। भैया ये हमने टॉपिक पढ़ा था इंडिया फॉरेन ट्रेड, 3 पैराग्राफ में याद करा था। पहली बात कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, दूसरी बात डायरेक्शन ऑफ ट्रेड और तीसरी बात ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ। कंपोजिशन में हमने याद करा था इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एट चीपर प्राइस एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स मेड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। कुल मिला के अल्टीमेट टारगेट था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक रिटन बाय ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी। तो आंसर यहां कंपोजिशन है। एडवर्स इफेक्ट पड़ा था ब्रिटिश रूल का। हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल को सस्ते दामों पर और वहां से ऊंचे दामों पर खरीद रहा है। देयर इज ए ड्रेन ऑफ वेल्थ। भैया यहां पर एक और बात हमने पढ़ी थी, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। मैं याद आ रहा है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। बच्चा कह रहा है चैप्टर ही भूल गए, बचपन में तो आता था, इसीलिए पूरी पूरी बुक के टेस्ट चल रहे हैं आपके। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड में हमने पढ़ा था किन कंट्रियों को हम चीजें बेच रहे हैं और किन कंट्रियों से हम चीजें खरीद रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नाम से। तो मोर देन 50% ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन एंड रेस्ट वाज अलाउड विद चाइना, ईरान एंड श्रीलंका। अब वो पुराने नाम याद करो कंट्री के, पर्चिया एंड सिलोन के नए नाम याद करो। और तीसरा टॉपिक था ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ। वो ये चीजें याद रखनी चाहिए ना। कमेटी वाज सेट अप फॉर द डेवलपमेंट और प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हमने चैप्टर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात करी थी। एसएसआई की फुल फॉर्म स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हिंदुस्तान में किस कमेटी की रिकमेंडेशन को अप्रूव किया गया? करवे कमेटी, रिलेटेड टू एसएसआई, रिलेटेड टू। दीप्ति से पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय मजूमदार कमेटी, जिसके हेड थे तापस मजूमदार। दीप्ति आपने पूरी बात नहीं बोली। मजूमदार कमेटी एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए बनाई गई थी। इन विच ईयर? 6% वाली बात गलत है जी, वो पुरानी बात है, वो 64-65 की बात है। मजूमदार कमेटी एनडीए की गवर्नमेंट चल रही थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम की। 1999 में एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, चीजें देखो कनेक्टेड है, मजूमदार कमेटी बनाई गई 1999 में। इसकी रिकमेंडेशन पर हिंदुस्तान में 2002 में नियम बनाया गया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 इयर्स टू 14 इयर्स। और बाद में इसे मॉडिफाई किया गया था 2009 में। बात पूरी बोल रहा हूं। तो मजूमदार कमेटी रिलेटेड टू एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन 1999, जिसके ऊपर बेस्ड 2002 में पार्लियामेंट में कानून बनाया गया, जिसे मॉडिफाई किया गया 2009 में। तो अब आ जाए राइट टू एजुकेशन, तो ईयर आपको टिक करना है 2009 बाद वाला। इससे पहले ये कब बना था? ये मॉडिफाइड था 2009 में। इससे पहले 2002। किसकी रिकमेंडेशन पर? मजूमदार कमेटी 1999, एनडीए गवर्नमेंट।
मेलनोबिस की बात कर रहे हैं तो भैया पूरा नाम प्रसन्नता चंद्रा मेलनोबिस। कौन था? आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन, आर्किटेक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन। फिर यहां पर बात चल रही है तो याद कर लेते हैं हिंदुस्तान का। आगे वाला भाई बोलेगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब शुरू हुए थे? 1951। हिंदुस्तान के सेकंड 5 ईयर प्लान को टेक्निकली क्या बोला जाता है? सिर्फ यही बच्चा बोलेगा। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 बोले तो आईपीआर 1956 फुल फॉर्म बोल दिए भाई को, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। कविता बहन जी आगे आओ ना, कहां पीछे? आपसे तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ज्यादा, आपको हर क्लास में आगे बैठना है। आपको पता चला मेलनोबिस का पूरा नाम? जल्दी जल्दी बोलना है। मेलनोबिस का पूरा नाम? कविता प्रसन्नता चंद्रा मेलनोबिस। कौन था? आर्किटेक्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। इसके कहने से हिंदुस्तान में 5 ईयर प्लान शुरू हुए। सबसे पहला 5 ईयर प्लान 1950। जब बात चल रही है तो पूरी बात करते हैं। इंडिया में 5 ईयर प्लान 1951 में शुरू हुए थे, तो चाइना में कब शुरू हुआ? सिर्फ ग्रेसी 1960 70। भैया शांत रहो ना, वो बच्चा यूपीएससी का टारगेट कर रहा है, जहां 30 सेकंड भी नहीं मिलते क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, और याद होते हुए बच्चा गड़बड़ कर रहा है। अरे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कौन पूछ रहा है? 5 ईयर प्लान चाइना ग्रेसी 53। भैया बाद में आया तो भैया 1 साल गया। पाकिस्तान में 5 ईयर प्लान, ये बच्चा बोलेगा 5 ईयर प्लान 50। ये तुम तो मिलजुल के जवाब देते हो। 1956 वापस चलते हैं जी। तो यहां आंसर क्या रहा? करवे कमेटी की रिकमेंडेशन पर एसएसआई को प्रमोट किया गया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। मजूमदार कमेटी किससे रिलेटेड? एग्जामिनर टिक करा देगा। मजूमदार कमेटी किससे रिलेटेड है? एजुकेशनल रिफॉर्म्स। कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1999। एनडीए गवर्नमेंट, मैंने आपको अपनी तरफ से बताया, ये पेपर का पार्ट नहीं हो सकता। मजूमदार कमेटी एजुकेशनल रिफॉर्म्स है। इस पर बेस्ड हिंदुस्तान में क्या आया? राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्या आया आजकल? ये कब, कौन सा ईयर टिक करोगे? 2009। क्या था राइट टू एजुकेशन एक्ट? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अभी अभी चर्चा करी है। आज तक आईपीआर हिंदुस्तान में 3 आए हैं। युग खत्री बोलेगा आईपीआर सबसे पहला। मैंने बचपन में बहुत डिटेल में बता रखा है। युग कंफ्यूजन क्यों है? जल्दी। पहला नहीं, अरे भैया, पहला आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आज तक 3 बार बनी है भारत सरकार के द्वारा। पहला 1948 में, दूसरा 1956 में, और तीसरा 1991 में। चौथी जब बनेगी तो चैप्टर बढ़ जाएगा भैया। पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, जो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री वर्क था, पेपर पे बनाया गया, इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, जिसको लेकर यह क्वेश्चन पूछ लिया गया। आजादी के बाद पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री वर्क था, कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड। दूसरा आईपीआर 1956 सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पर इंट्रोड्यूस हुआ था, हिंदुस्तान में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ था। किसको टारगेट किया गया था? पीएसयू को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसयू? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। ये आईपीआर 1956, जिसको लेकर चैप्टर 2 बहुत डिटेल में पढ़ के आए हो। इसकी बात युग खत्री बोल रहा था। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। आईपीआर 1956 classified in 3 major parts: Schedule A, Schedule B, Schedule 6. Schedule A include 17 industries exclusively owned by the state. Schedule B include 12 industries progressively owned by the state. Detail पर नहीं जाएंगे. Rest of industries kept by private sector. In Schedule C, which is indirectly controlled by the government through the इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट। ईयर बता दो कौन सा? इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट 1951, जिसमें लाइसेंसिंग राज को इंट्रोड्यूस करा था। लाइसेंसिंग राज को इंट्रोड्यूस करा था इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट 1951। 1951 इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट की पॉलिसीज को यहां पर फॉलो किया गया था प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। और यहां 1991 में तीसरा आईपीआर आया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1991, जहां प्राइवेटाइजेशन को टारगेट किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट को बोला गया,
जिसको हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं, चैप्टर 3 पूरा उसी पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 20th क्वेश्चन पर आ गए जी। रीजन फॉर द स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस। दीप्ति आपका नंबर है बच्चे। पाकिस्तान में भैया जब से आजादी मिली है, दीप्ति को बताना है आजादी कब मिली है। 14 अगस्त 47, 1947, 14 अगस्त। तब से लेकर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस, सदियों से कभी अमेरिका से कर्जा जरूरत से ज्यादा मिलता है, कभी चाइना से जरूरत से ज्यादा मिलता है। कुल मिला के ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस, फ्री में पैसा मिल रहा होता है उसका बर्डन है, सर फॉरेन कंट्री की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराना पड़ता है। ये दो मेजर कारण है स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान, स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान। तो आंसर कौन सा रहा, फर्स्ट एंड सेकंड। स्टेबल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये रॉन्ग है। वहां कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेबल परफॉर्मेंस रही नहीं है। अगर मैं भी रिसेंटली बात करूं, आधे से ज्यादा पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, वहां फ्लड आया भी रिसेंटली, तो भैया एग्रीकल्चर सेक्टर का तो सत्यानाश इस साल भी जरूरत से ज्यादा हुआ है फ्लड की वजह से। ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, ये सच्चाई है, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी बढ़िया है सर्विस सेक्टर, लेकिन उसकी वजह से स्लो डाउन नहीं है पाकिस्तान में। सबको क्लियर है बच्चों। जीएलएफ सबको मालूम है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन किस कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ था, चाइना में। पूरा नाम याद करा है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कब बना, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1949। कंट्री को रिवाइव कर 1949 एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं जी। अब यहां पर कंट्री को रिवाइव करने के लिए माओ जेडोंग ने शुरू करा था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, इन विच 5 ईयर प्लान, सिर्फ ये बच्चा बोलेगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1958। तो जीएलएफ कैंपेन शुरू हुआ था बाय द माओ जेडोंग इन चाइना, सेकेंड 5 ईयर प्लान में ईयर था 1958 का, मतलब चाइना का पहला 5 ईयर प्लान 1953। फिलहाल तो यह फुल फॉर्म मांग रहा है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। अगली बात याद कर लो, जीएलएफ कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1958। क्या था ये, सेकंड 5 ईयर प्लान ऑफ चाइना। क्या पर्पस था, इंप्रूव द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था, कम्यून सिस्टम। क्या करा था, कम्यून सिस्टम। कुल मिला के एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट नहीं हो पाया था, और फिर उन्होंने पूरी सोसाइटी में अपने आप को रिवाइव करने के लिए और कंट्री के लोगों को सप्रेस करने के लिए क्या शुरू करा था, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, इन विच ईयर 1965, जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुआ था 66 में, और 78 में माओ जेडोंग की डेथ पर खत्म। 76 में ही डेथ हो गई थी जी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल। भैया रूरल क्रेडिट का मीनिंग सबने याद कर रखा है, रिवाइज कर लो, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इंप्रूव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। याद करा था हमने, दीप्ति बोलेगी रूरल क्रेडिट। रूरल पहले तो रूरल डेवलपमेंट क्या, कंटिन्यूअस एंड comprehensive socio-economic process attempting to improve all the aspects of rural। यहां पर इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट में दो सोर्स थे, इंस्टीट्यूशनल सोर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। का आंसर क्या है, मनी लेंडर्स। क्या है, मनी लेंडर्स। इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन से थे, नबार्ड, आरआरबी, कॉमर्शियल बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस, लैंड डेवलपमेंट बैंक। और बोलो जी, ये पूछना चाहूंगा मैं टर्म, नबार्ड की फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1982। हिंदुस्तान का एपेक्स बैंक है फॉर द रूरल क्रेडिट, फॉर द कॉमर्शियल बैंक का मीनिंग बचपन में याद करा था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्राइमरली इंडल्ज इन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग फंड्स टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पूरा बोले, क्या था ये, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस। यहां पर एक शब्द और आ रहा है याद, जिसको लेके क्वेश्चन बनाता है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में मैंने टर्म याद कराई थी, तकावी। पीछे वाला बच्चा बोलेगा व्हाट डू यू मीन बाय तकावी। बेंजी बोलो, उधर मत देखो, बच्चा कह रहे बचपन भूल गए।
ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, फंड्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू पुअर फार्मर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. फ्लड वगैरह, फेमाइन, अर्थक्वेक, फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा प्रोवाइड कर रहा है कौन? गवर्नमेंट. नोन एज तकावी. इस चैप्टर में एक और टर्म हमने पढ़ी थी, तनवा. क्या पढ़ा था? तनवा की फुल फॉर्म क्या थी? तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर. भैया आंसर तो आप ठीक बोल रहे हो. यहाँ वो कह रहा है आमने सामने वाला एक पेयर ठीक है, एक पेयर ठीक है, तो बाकी गलत है, तो चेक करना पड़ेगा. स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन चाइना. भैया चाइना में सेकंड पेयर यहाँ ठीक है बिल्कुल, उसी को ही मैं डिटेल बता रहा हूँ. चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1978 में. 1978 में गोल्डन टाइम शुरू हुआ था यहाँ पर. सरकार ने टारगेट करा था एससीजेड को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को. पर्पस एक ही था कि वहां चाइना में बहुत तेजी से पैसा आए, बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, कंट्री का पर कैपिटा इनकम बूस्ट हो जाए. तो ये वाली ऑप्शन ठीक है यहाँ पर. बट इसके साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं हिंदुस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए? 1991 सबसे लेट. पाकिस्तान में कब आए? 1988. अब यहाँ टर्म कुछ और पढ़ लेते हैं. ये डुअल प्राइसिंग आपको बताना है किस कंट्री से रिलेटेड है, कविता बताएगी. चाइना. कब इंट्रोड्यूस हुआ था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? इन 1978 में. व्हाट इज दिस डुअल प्राइसिंग? इसमें क्या था? चाइना में पॉलिसी बनाई गई कि एग्रीकल्चरिस्ट अगर मैन्युफैक्चरर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सीधा अपने गुड्स को मैन्युफैक्चरर को बेचेंगे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, अदर देन मैन्युफैक्चरर को बेचेंगे मार्केट प्राइस पर. किस पर बेचेंगे? मार्केट प्राइस. बोले तो प्राइस कैसे सेटल होगा? फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई एट ए पॉइंट वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी. लेकिन मैन्युफैक्चरर को लो रेट पर बेचा जाएगा ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव कर सके ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ. ये थी डुअल प्राइसिंग. कम्यून सिस्टम ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना का पार्ट है, जिसमें कलेक्टिव फार्मिंग को टारगेट किया गया था. माओ जेडोंग ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कम्यून सिस्टम 1958 सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसमें कलेक्टिव फार्मिंग को टारगेट किया गया था. ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन. यहां पर माओ जेडोंग अपने आप को रीस्टेब्लिश करना चाह रहा था और जीएलएफ कैंपेन के जो नाराजगी चल रही थी उसको खत्म करना चाह रहे थे. उसके लिए माओ जेडोंग ने शुरू करा था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन. इन विच ईयर? 1965. On the job training helps to bridge the gap between the theoretical concept and practical. ये किताबों में जो भी पढ़ते हो, रियल लाइफ में जाके जब उसे इंप्लीमेंट करते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं जो किताबों में नहीं थी. तो ये कैसे ठीक होती है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग. बिल्कुल ठीक है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है ये भैया? कौन से चैप्टर से है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन कैपिटल याद करो. ह्यूमन कैपिटल क्या था? स्टॉक ऑफ स्किल एबिलिटी एम्बॉडीड इन द पीपल. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग याद करो क्या था? डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड एबिलिटी अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा? थ्रू द एजुकेशन, थ्रू द हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन. तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है? क्रिएट द ब्रिज बिटवीन द थियोरेटिकल कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट. बिल्कुल ठीक है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपडेट द एम्प्लॉय. भाई पुराने जमाने के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो आप, बैंकिंग जॉब में हो, हर 6 महीने बाद अपग्रेडेशन आ जाती है. तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है? लेटेस्ट टेक्निक से आप अपडेट होते हो. बिल्कुल ठीक है. ढूंढ लो कौन सा आंसर है. बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान इनिशिएट देयर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर. बिल्कुल पाप है. हिंदुस्तान और चाइना में तो भैया फॉरेन कंट्रियों का इंटरफेरेंस रहता है. दुनिया भर के कर्जे देते हैं फॉरेन कंट्री. इवन वर्ल्ड बैंक चैप्टर 3 में पढ़ के आए हो. हम लोगों को न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में कंडीशनल अप्लाई करने पड़े थे. $7 बिलियन का कर्जा मांगा था. डिटेल सबको मालूम है. वर्ल्ड बैंक से उन्होंने कहा तभी मिलेगा, एलपीजी इंट्रोड्यूस करो. तो चाइना और इंडिया की पॉलिसीज डिपेंड अपॉन द अदर कंट्रीज और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. कर्जा दे रहे हैं वो, अपनी कंडीशन बनवाते हैं.
तो एक्सटर्नल प्रेशर के चलते हम लोगों ने फॉलो करी, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। पाकिस्तान सक्सेसफुली इंप्लीमेंट द एससीजेड की फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडिया का एससीजेड भी फेल हुआ है, पाकिस्तान का भी एससीजेड फेल हुआ है, चाइना का सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ, जिसका टारगेट था एससीजेड का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना, वहां पर बहुत पैसा आया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ही फेल हुआ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ढूंढ लो जी आंसर कौन सा है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। नॉट द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। भैया एनवायरमेंट का मीनिंग याद कर लो, अभी रिसेंटली चल ही रहा है टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस एंड टोटलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, क्लासिफाइड इन टू पार्ट, बायोटिक एलिमेंट एंड अबायोटिक एलिमेंट। बायोटिक एलिमेंट इंक्लूड ऑल द लिविंग एलिमेंट्स एंड अबायोटिक एलिमेंट इंक्लूड्स ऑल द, बोले तो पंच तत्व। यहां पर एनवायरमेंटल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक टर्म बताई थी, absorptive capacity of the environment refers to maximum capacity of environment to absorb the wastage। इससे रिलेटेड एक और टर्म पढ़ी थी, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट रेफर्स टू मैक्सिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन which can be sustained in our ecosystem without degradation। वेस्ट मैनेजमेंट, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, तीनों एनवायरमेंटल क्राइसिस हैं। गार्डिंग द ग्रीन कवर, भाई ग्रीन एरिया हमारा धीरे धीरे दुनिया भर के तरीके हैं डिफॉरेस्टेशन से खत्म होता जा रहा है, अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से खत्म होता जा रहा है। तो ये वो क्या कह रहा है, ग्रीन कवर को गार्ड करना, ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का एग्जांपल नहीं है, पहले तीनों है। क्लियर है जी? ग्रीन कवर समझ रहे हो, हमारे देश हमारी दुनिया का वेजिटेशन को गार्ड करना, ये सॉल्यूशन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं है। सबको क्लियर हो रहा है? आगे चलेंगे भैया, यहां तो हम सारे ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं। यह शब्द आ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर 9। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विदाउट हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ फ्यूचर जनरेशन। विदाउट हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ, आप अपने देश की नेशनल इनकम बढ़ाओ, पर कैपिटा इनकम बूस्ट करो, लेकिन इस कॉस्ट पर नहीं कि फ्यूचर के जनरेशन का नुकसान हो जाए। इसे क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोले तो ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विदाउट डिस्टर्बिंग और हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ फ्यूचर जनरेशन। पीछे एग्जांपल ले रहा था, हिंदुस्तान का एनवायरनमेंट इतना डिस्टर्ब हो गया, जिराफ जीने लायक नहीं रहा हिंदुस्तान में। जिराफ की बात कर रहे थे, कौन सी कंट्री से आता है? बायोडाइवर्सिटी लॉस पढ़ा था, बताना जरा। वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल एक्सटिंक्शन ऑफ सो मेनी स्पीशीज, पोलर बियर, स्पैरोज एक्सेट्रा। तो भैया नॉट द स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बायोगैस को टारगेट कर रहे हैं हमारे पूरी दुनिया में, सोलर पावर को ज्यादा से ज्यादा यूज करने की बात हो रही है। हाइडल, अरे हाइडल पावर प्लांट बोले तो पानी से बिजली बनाने की बात, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना। थर्मल क्या है? नॉन थर्मल पावर प्लांट्स, कोयले से बिजली बनती है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, विच कैन बी एग्जॉस्टेड विद द एक्सट्रैक्शन। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टारगेट नहीं है। तो नॉट द स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट थर्मल पावर। थर्मल बोले तो कोयले से बिजली बनाना, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, refers to those resources which can be extracted with the extraction। unemployment and poverty are inseparable twins। सही बात, गरीबी है तो बेकारी है, बेकारी है तो गरीबी है, दोनों भाई भाई। देश में गरीबी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो दोनों एसोसिएटेड है। मजे की बात है, एक चैप्टर के कारण याद करो, दूसरे में सेम। एक के रीजन सॉल्यूशन याद करो, दूसरे के सॉल्यूशन, दोनों के कॉजेज, दोनों के रेमेडीज सेम है। गवर्नमेंट एलिवेशन प्रोग्राम पीछे याद करे थे, सेम आंसर है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के, पॉवर्टी को दूर करने के। inseparable twins। unemployment is the root cause of all the socio-economic
evils. ऐसा थोड़ा ना होता है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम घर पे वापस जाएंगे, इसका अनएम्प्लॉयमेंट से क्या लेना देना। अरे ऐसा होता था ना, सुने किसी ने? दुनिया भर के सुपरस्टिशियस बिलीफ है, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, तो उसका अनएम्प्लॉयमेंट से क्या लेना देना। हालांकि उसमें से कुछ अनएम्प्लॉयमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। तो ढूंढ लो जी, पहला वाला तो ठीक है, दूसरा वाला गलत है। कौन सा आंसर आ? In late 1970s, assertion China's population growth sharply decline. भैया हमने बचपन में याद करा था, चाइना में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी। मुझे बता दो ईयर क्या था? 1980। तो पॉपुलेशन कंट्रोल कब हो रही है? आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी इन द होल कंट्री चाइना 1980। तो पॉपुलेशन तो सब कंट्रोल होगी। तो ये कह रहा है 1970 में ऐसा हो गया था? नहीं हुआ था। क्यों? वन चाइल्ड पॉलिसी कब आई? 1980 में। उसके बाद वहां की पॉपुलेशन कंट्रोल होनी शुरू हुई है बड़ी तेजी के साथ, जिसके चलते हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मोस्ट पॉपुलस, भैया आज के जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग मोस्ट पॉपुलस कंट्री आज भी चाइना है, आपके पेपर में आ जाए तो। और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द होल वर्ल्ड। पाकिस्तान कौन से नंबर पर आता है पॉपुलेशन के मामले में? ग्रेसी 15 बोल रहा है बच्चा, 5वें नंबर पर आता है पॉपुलेशन के मामले में। एरिया वाइज इंडिया कौन से नंबर पर आता है? 7। पाकिस्तान 34। और चाइना एरिया वाइज 3rd। तो भैया चाइना की पॉपुलेशन 1970 में शार्पली डिक्लाइन नहीं हुई थी, 80s में हुई थी। China witnessed increase in the population of elderly people due to introduction of family planning program, बोले तो वन चाइल्ड पॉलिसी। तो वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते वहां पर नई जनरेशन यूथ कम हो गया है। वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते बूढ़े लोग अभी भी अवेलेबल है। तो बूढ़े लोगों का देश पूरी दुनिया में किसे कहा जाता है? चाइना को, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी इन 1980s। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में यंगेस्ट पॉपुलस कंट्री है, यंगेस्ट पॉपुलस कंट्री। तो ये बात तो ठीक हो गई। ढूंढ लो कौन सी स्टेटमेंट। डमरू डायग्राम बना रखा है, वो कह रहा है कौन सा एनवायरमेंटल चैलेंजेस की बात हो रही है। ऊपर हमारी पूरी दुनिया पानी में डूबने की तैयारी कर रही है, ग्लेशियर्स को मेल्ट होने की बात कर रहे हैं, और मेल्ट होने से पूरी दुनिया में प्रॉब्लम, सर्वाइवल इश्यूज क्रिएट होंगे। तो कौन सा एनवायरमेंटल, कौन सा ग्लोबल एनवायरमेंटल चैलेंज यहां पर नजर आ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। बस नाम लिखना है, ग्लोबल वार्मिंग। बोले तो इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड ओशियन। मीनिंग लिखने के बाद बताना है ना कि डायग्राम क्या कह रहा है। इमीडिएटली, अरे नीचे लिखा है एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट, तो कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग इमीडिएटली, अदरवाइज सर्वाइवल खत्म हो जाएगी अर्थ में से। डिसीजन लिखने हैं यहां पर, एक्सप्लेनेशन ज्यादा लिखो तो ज्यादा मिलेगा ऐसा नहीं है। डायग्राम पर बेस्ड, बस सीधा टू द पॉइंट बोलना है। ग्लोबल वार्मिंग पर बेस्ड डायग्राम, बोले तो इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड ओशियन, और एनवायरमेंटल इशू ग्लोबल वार्मिंग को इमीडिएटली कंट्रोल किया जाना चाहिए। सजेशन बोल नहीं रहा वो, बस आपको डिसीजन लेना है। डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर से आ रहा है, तो पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग ही बोल देते हैं। When every able person willing to do the work at the prevailing wage rate but do not get work, it is known as, कविता रिपीट, every able person willing to do the work at the prevailing wage rate but do not get work, it is known as unemployment. There are so many type of unemployment, जिसमें most common हिंदुस्तान में दो हैं, एक seasonal unemployment, दूसरा disguised unemployment। दोनों एग्रीकल्चर सेक्टर में होते हैं। disguised unemployment के बारे में बताइए क्या है?
more people engaged in a specific work than really needed. More people engaged in a specific work than really needed, known as disguised unemployment, which is most common type of Indian economy. बोले तो agriculture sector. In this type of unemployment, marginal productivity of labor is 0. 10 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोगों से ज्यादा का काम ही नहीं है, तो बाकी 6 लोगों की efficiency to do the work 0. Marginal productivity of labor 0. बस वो बात ही बोल रहा है कि ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन है इंडिया में. यस, मीनिंग बोल दिया. क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट. अभी पीछे बताया था व्हाट डू यू मीन बाय रूरल डेवलपमेंट. अरे बोलो जी. कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इंप्रूव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ. उसमें क्या चाहिए? रूरल बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. वो कह रहे क्रिटिकली एग्जामिन करो, यानी यहां बताना है लिमिटेशन ऑफ रूरल बैंकिंग. हिंदुस्तान में रूरल बैंकिंग काम नहीं कर पा रहा, उसकी लिमिटेशन बता दो. बोलो बच्चों. इनएफिशिएंसी. हमारे हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशनल सोर्स टू प्रोवाइड द रूरल बैंकिंग. सफिशिएंसी के साथ काम, इनएफिशिएंसी टू डू द वर्क. दूसरी बात बताओ, लिमिटेशन बोलो ना. इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन. इनएडिक्वेट. 1,00,000 रुपया कर्जा मांगो, 20,000 मिलता नहीं है, और गरीब आदमी तो बस चक्कर ही काटता रहता है या बैंक तक पहुंच ही नहीं पाता. यू हर्ड अबाउट द एनपीए. एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. कोई 2 या 3 पॉइंट ऐसे बोल पाएंगे. लिमिटेशन ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम. क्या बोला है? इनसफिशियंसी. दूसरा इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन. और क्या बोला है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. इवन हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हर गांव तक अपनी पहुंच ही नहीं बना पाए हैं. कंपेयर एंड एनालाइज द फॉलोइंग टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द नेबरिंग कंट्री लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना. भैया बस टेबल को रीड करना है आपने, पॉइंट्स बना के लिखने पॉइंट वाइज. तो पॉइंट नंबर 1 एक्सपोर्ट को लेके लिखना. India exports. The export of India increased 3.7% with Pakistan and 2.6% with China from the year 2004-05 to year 2018-19. पहली स्टेटमेंट क्या लिखनी है? एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया इंक्रीज 3.7% एनुअल ग्रोथ रेट है with Pakistan and 2.6% with China from the year 2004-05 to 2018-19. Import of India also increased with Pakistan 5.1% annual growth rate and China 10.3% from the year 2004-05 to 2018-19. दो ही पैराग्राफ, दो ही लाइनें बनेंगी. ग्रेसी आइडिया लग रहा है? साथ में फैक्ट्स भी लिख सकते हो चाहो तो. इन टर्म्स ऑफ करोड़ चल रहा है डाटा. पीएसयू की बात कर रहे हैं. आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. हिंदुस्तान में पीएसयू को बेटर करने के लिए नई पॉलिसीज बनाई गई, जिसमें जो पीएसयू बढ़िया परफॉर्म कर रही है मोटिवेट करने के लिए उसे बोला गया महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना. और जो घाटे में चल रही है उसको लिए टारगेट बनाया गया डिसइन्वेस्टमेंट का थ्रू द बीआईएफआर. ये बात समझ में आ रही है? एग्जामिनर बोल रहा है महारत्ना के बारे में बताओ. नाम मांग रहा है. दुनिया भर के महारत्ना है, हिंदुस्तान में 10 से ज्यादा है महारत्ना. हर साल ये महारत्ना की संख्या कम ज्यादा हो जाती है जिनका बम्पर प्रॉफिट होता है पीएसयूज का. जैसे हिंदुस्तान के सारे ऑयल सेक्टर्स की कंपनियां महारत्ना में आती है. एग्जांपल ले लेता हूं मैं. हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल की बात याद, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ये सब महारत्ना में बम्पर प्रॉफिट. यहां तो एक ही नाम मांग रहा है, एक ही नाम मांग रहा है. महारत्ना होती क्या है?
महारत्ना का मतलब है ब्यूरोक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट कम होना, पॉलिटिकल सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट कम होना, टोटल वर्थ का 15% इन्वेस्टमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर अपने लेवल पर कर सकते हैं, अपने लेवल पर कर सकते हैं। नेट वर्थ का 15% कहीं पर भी इन्वेस्ट करना हो तो ये सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी डिसीजन ले पाते हैं ताकि कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट मिले। महारत्ना बोले तो मोर ऑटोनोमस पावर, मोर ऑटोनोमस पावर। मैंने बहुत सारे एग्जांपल बोल दिए। लैंड सीलिंग, प्रमोट इक्विटी, यस। हिंदुस्तान में आजादी के बाद विनोबा भावे के कहने से हिंदुस्तान में फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी। लैंड सीलिंग का पहले तो मीनिंग बता दो। मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच शुड बी होल्ड बाय द इंडिविजुअल और फार्मर, बियॉन्ड दैट it should be acquired by the government and distributed to landless laborers. Landless target क्या है? Target of land sealing only equity among the society. अमीर ज्यादा अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो लैंडलेस लेबरर्स में अमीरों की जमीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट में भी याद कर रहा था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। बस एक एग्जांपल से समझाना है भैया। लैंड सीलिंग दोबारा आ रहा है लैंड रिफॉर्म्स में। लैंड रिफॉर्म चैप्टर 2 में पढ़ के आए हो। लैंड रिफॉर्म एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स क्लासिफाइड इन 2 मेजर पार्ट्स। नंबर 1 लैंड सीलिंग, नंबर 2 अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज या जमींदारी प्रथा। तो भैया नीचे वाला करोगे तो यहां लैंड सीलिंग दोबारा आ रही है। एक आदमी मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड इतना से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, उससे ज्यादा है तो गवर्नमेंट एक्वायर करेगी और लैंडलेस लेबरर्स और फार्मर्स में बांट दिया जाएगा। दूसरा अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया। इसके लिए हिंदुस्तान में क्या बनाया? फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी। ह्यूमन कैपिटल के चैप्टर से पहले टर्म याद कर लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल बचपन में पढ़ा था, दीप्ति बताएगी। ह्यूमन कैपिटल बोले तो stock of skill, ability, education embodied in the people of the country. Ananya, start. Human capital. Stock of skill, education, ability embodied in the people of the country. लीना बताएगी इसी चैप्टर में। मैंने अगली बात याद करी थी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, the development of skill, ability among the population of the country. मैं एक repeat, human capital formation, डेवलपमेंट ऑफ स्किल एबिलिटी अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। या तीसरा शब्द चल रहा है भैया, ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बताएगा तनिष्क। ह्यूमन कैपिटल बोले तो ह्यूमन वेलबींग। चैप्टर में ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्टॉक ऑफ स्किल एंड एबिलिटी अमंग द पॉपुलेशन, कि लोगों में कितनी काम करने की क्षमता है, कितनी जानकारी है, ह्यूमन कैपिटल। इस ह्यूमन कैपिटल को कैसे बढ़ाया जाए? थ्रू द एजुकेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, थ्रू द माइग्रेशन। ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपका चैप्टर है। शब्द क्या चल रहा है? ह्यूमन डेवलपमेंट बोले तो जीवन के जीने का तरीका, यानी ह्यूमन वेलबींग बोले तो ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन वेलबींग, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन वेलबींग। तो ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन कैपिटल नहीं होता। समझ में आ रहा है? ह्यूमन कैपिटल तो बस स्टॉक ऑफ स्किल एंड एबिलिटी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड एबिलिटी, और ह्यूमन डेवलपमेंट बोले तो बिहेवियर ऑफ यू, जीवन को जीने का तरीका। अरे बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल अलग है। आपकी क्षमता कितनी है, ये ह्यूमन कैपिटल है। इस क्षमता का विकास कितना कैसे किया जा सकता है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। आप कैसे हो इन ऑल अराउंड, ये ह्यूमन डेवलपमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट, दोनों सेम थिंग नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से भी आगे की बात हो रही है, ह्यूमन वेलबींग की बात हो रही है, जिसमें हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर इंटीग्रल पार्ट है। इंडिया हैज ए पुअर स्टॉक ऑफ टेक्निकल मैन पावर, ग्रेसी बताएगी। बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान तो पूरी दुनिया में रिचेस्ट स्टॉक है मैन पावर का,
जहां ढूंढो आदमी आदमी नजर आते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इंडिया बिकम्स द रिच स्टॉक ऑफ मैन पावर। पूरी दुनिया में चले जाओ, हिंदुस्तानियों की कॉलोनियां बनी हुई है हर डेवलप्ड कंट्री में। इंडिया में तो है ही, हमने पूरी दुनिया में कब्जा। मॉरिशस का प्रधानमंत्री इंडियन, राष्ट्रपति। 80% ऑफ मॉरिशस बोले तो कंट्री की बात कर रहा हूं, 80% पॉपुलेशन ऑफ मॉरिशस हिंदुस्तानी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब इंडियन। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेफर्स टू स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, distribution of agricultural product among the various part of the country। भैया मीनिंग ही बोलना है बस। 2 नंबर का कहने को 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनाएगा वो। 6 नंबर का एक सिंगल क्वेश्चन बनाए, कम चांस है। 2 पार्ट 3 पार्ट में पूछे, ये ज्यादा रिलायबल है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यहां बात हो रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस। हिंदुस्तान में रूरल एरिया में रूरल क्रेडिट को प्रमोट करने के लिए मोस्ट पावरफुल टूल है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस। ये क्या करता है? ये रिमूव कर, गरीब आदमी के पास एजुकेशन ही नहीं है, उसे बैंकों का पता ही नहीं है, कैसे पहुंचेगा? तो रिमूव द ऑब्स्टेकल्स एंड क्रिएट द ब्रिज बिटवीन द मार्जिनल फार्मर्स एंड फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। हिंदुस्तान के फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम तक वो गरीब आदमी अपनी पहुंच बना पाए, इसमें कौन रोल प्ले कर रहा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपका तमिलनाडु में, किताबों के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, तमिलनाडु में तनवा, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर, मोस्ट सुटेबल एग्जांपल है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस। Two problem faced by the farmers in the initial years of organic farming। भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग, रूरल डेवलपमेंट, लिमिटेशंस बतानी है सिर्फ। हिंदुस्तान में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छे तरीके, आफ्टर 1966 इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग बैकफुट पर चला गया। प्रॉब्लम्स पूछ रहा है वो, पॉइंट्स लिखने वैसे तो 2 पॉइंट भी सफिशिएंट है, 2 ही नंबर का है। लेस पॉपुलर, दूसरी बात बोलो जी, लेस पॉपुलर, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ही बढ़िया नहीं है, शॉर्टर स्पैन ऑफ लाइफ, ज्यादा नहीं चलता, जल्दी खराब होता है, शॉर्टर स्पैन ऑफ लाइफ, लेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 2 या 3 पॉइंट्स आप ड्रॉबैक्स के लिख सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। हिंदुस्तान में अवेयरनेस की कमी है, फॉरेन कंट्रीज में तो ऑर्गेनिक मार्केट्स हैं अलग अलग, ऊंचे दामों पर चीजें बेचते हैं, यहाँ चीजें महंगी हो जाए लोग खरीदते ही नहीं है पेरिशेबल गुड्स को। इंडिया फेल्ड टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन इन 1960। भैया आजकल हिंदुस्तान में न्यू एजुकेशन रिफॉर्म 2020 इंप्लीमेंट हो चुका है आपके ही साल से। ये 2020 में जो पॉलिसी थी वो किसके कहने से बनाई? भैया भूल जाते हो तुम, पेपर में पूछेगा कस्तूरी रंगन कमेटी रिलेटेड टू एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अभी मैंने मजूमदार कमेटी की बात करी थी 1999 में, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, तो याद होना चाहिए मजूमदार कमेटी रिलेटेड टू एजुकेशनल रिफॉर्म्स। कब की बात है? 1999। एक और बात कर रहा हूं, 2020 में किसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करा था? कस्तूरी रंगन कमेटी रिलेटेड टू एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जिसको लेकर 2020 में न्यू एजुकेशन रिफॉर्म्स हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस कर दिए। 1964-66 एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि जीडीपी का 6% एजुकेशन की प्रमोशन पर लगाया जाए, देश की पोजीशन बदल जाएगी। चीजें याद कर लो। एजुकेशन कमीशन ने रिपोर्ट तैयार करी, सरकार को रिकमेंड करा 1964-66 में, अगर देश की तरक्की करनी है तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स आने चाहिए। बोले तो क्या? जीडीपी का, जीडीपी तो पता ही है जितना देश कमाता है उसका 6% एजुकेशन की प्रमोशन पे खर्च करो। आज भी 4% ही होता है, आज भी 3, मैं टोटल बोल रहा हूं 3 से 4% के बीच में होता है, यानी आज भी हमने उस टारगेट को पूरा नहीं करा है, तो सिस्टम कोलैप्स हो गया। एजुकेशन में जो तरक्की होनी चाहिए नहीं हो पा रही। कैजुअल वेज वर्क इज द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, डिफेंड और रिफ्यूट।
हिंदुस्तान के लोग स्पेसिफिकली रूरल एरिया, कोई टेंशन नहीं है ज्यादा कमाना है, बड़े रिलैक्स मूड में रहते हैं, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं कि जॉब करनी है। शहर वालों को चिंता होती है जॉब, पैसा, रिचनेस। वहां पर बस खेती के लिए 3 वक्त का खाना मिल जाए। अरे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं। सबको लगता है सब खेती में काम कर रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है कि नॉन फार्म एग्रीकल्चर, नॉन फार्म एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, और वो अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। उनको मालूम है उनके यहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन रिस्पेक्ट ऑफ रूरल एरिया 0 चल रहा है, उसके बावजूद भी उनको अपग्रेड करने की कोई चिंता नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, वो चाहते भी नहीं ज्यादा। गांव का अमीर आदमी दुनिया भर का पैसा, दिल्ली जैसे शहर में ना दिखावा चलता है जिसके चलते कंपटीशन क्रिएट होता है। अच्छा वो गाड़ी में, समझ पा रहे हो, गांव में ऐसा कोई कंपटीशन, वो अमीर भी गांव वाले गरीब आदमी के साथ उस जैसा बन के घूम रहा होता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई कंपटीशन ही नहीं है, चिंता ही नहीं हो रही। ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट, व्हाई वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंटेड? भैया एक ही पर्पस था, हिंदुस्तान में फेमाइन आते थे, सूखा पड़ता था, 3 वक्त का खाना नहीं मिल पाता था, जिसके चलते भारत सरकार ने 1966 में इंट्रोड्यूस करा ग्रीन रेवोल्यूशन। बोले तो इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। टारगेट था कि हिंदुस्तान सेल्फ रिलायंट हो जाए इन रिस्पेक्ट ऑफ पेरिशेबल गुड्स, फूड। तो पूछ रहा है क्यों ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट करा? ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं फूड के मामले में। ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग बोल देना। इसके बाद क्या हुआ? बफर स्टॉक मेंटेन कर लिया। क्या करा हम लोगों ने? बफर स्टॉक मेंटेन कर लिया। जस्टिफाई द फॉलोइंग। भैया बफर स्टॉक के लिए हमने एक डिपार्टमेंट बनाया था, नाम बताओ क्या था? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट बनाया फूड स्टोर करने के लिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एक सिस्टम के थ्रू हम लोगों ने गरीबों को मुफ्त में चीजें बांटी, उसे क्या बोला गया? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। वो तभी पॉसिबल हो पाया जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया और बफर स्टॉक मेंटेन हो गए हमारे पास। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with valid explanation. Green revolution enable the government to procure sufficient food grains. यहां पर बात हो रही है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, पीडीएस सिस्टम की, और शॉर्टेज वाली समस्याएं खत्म हो गई। कब? आफ्टर 1966 ऑनवर्ड्स। कुल मिला के कंसेप्ट पर बेस्ड पेपर रहता है आपका, चीजों को सोचकर प्लान करके लिखना होगा, कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए आपकी, बढ़िया से प्रैक्टिस करें। अभी के लिए क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, बाय बाय।